आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। आपने कंडक्शन करंट के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में सुना होगा, लेकिन अब ये क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट? तो डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट के नाम लूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्टेड से। इन 1820 सॉरी, क्या बोला ऑस्टेड ने कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मींस कि एक कॉइल थी जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था। जैसे ही उस कॉइल के पास वो मैग्नेटिक कंपास को लेके आए, मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन शो की। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई। तो उन्होंने क्या बोला कि इट मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग कॉइल। तो बोलने का मतलब है कि हम ये माने कि जहां पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके बाद कौन आया? उसके बाद फैराडे एंड हेनरी इन 1830 के आसपास उन्होंने फैराडे लॉ दिया, जिसमें क्या बोला गया कि whenever there is a change in the magnetic flux there is a production of induced current। तो मींस कि अगर उल्टा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या होगा कि वहां पे इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। मींस कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पे करंट पैदा होता है। मींस दो चीजें हम मान गए कि ऑस्टेड ने बोला कि करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, फिर फैराडे ने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो अब क्वेश्चन क्या आया, क्या रिवर्स भी सही है? मींस कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो भी करंट पैदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान दीजिए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तब भी करंट पैदा होगा? बस इसी क्वेश्चन का आंसर जो था वो किसके दिमाग में आया? मैक्सवेल ने इन 1864 जो मैक्सवेल थे उन्होंने इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढा, कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वहां पे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? करंट। तो मतलब कि हम ये देखना चाहते थे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है वहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इट मींस वहां पे करंट भी होगा। तो हुआ क्या, मैक्सवेल ने इन 18 जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे उन्होंने इन 1864 में क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट ओनली। मींस सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम ग्रो होगी या डिके होगी, वहां पे भी हम क्या देखते हैं? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, तो आगे चलते हैं। इससे क्या हुआ? इससे मैक्सवेल जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसके अक्रॉस? दो कैपेसिटर की प्लेट्स ले ली और वहां पे वो इस चीज को ढूंढने लगे। और दो कैपेसिटर के अक्रॉस हम बहुत पहले एक लॉ पढ़ चुके हैं जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टडी करते करते उन्होंने बोला कि इस लॉ में कोई ना कोई टर्म है जो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि वो लॉ जो था वो प्रूव नहीं हो रहा था। डिफरेंट जो उनका रीजन थे या जो उन्होंने एरिया चूज किया था उसको स्टडी करते हैं। देखो, हम बात कहां डिस्प्लेसमेंट करंट से शुरू की थी, लेकिन अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट करंट की बात नहीं बोली है। अभी तो हम कुछ और ही बोली जा रहे हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या चेंज करेगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये सब जो थे वो उनके माइंड में क्वेश्चन आया, फिर इस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर ढूंढा एक एक्सपेरिमेंट में, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही उन्होंने जो एम्पियर्स लॉ था उसको मॉडिफाई किया था।
तो हम वहीं पहुंचने वाले हैं। तो जो मैक्सवेल का रिजल्ट क्या था कि जब उन्होंने, मैं इसको पढ़ता हूं, मैक्सवेल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू टाइम वेरिंग करंट। मींस टाइम वेरिंग करंट मींस जो करंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो रिजल्ट था, जो उन्होंने रीजन चूज किए वो कंसिस्टेंट नहीं थे। तो हम बात करेंगे अब किसकी, एम्पियर्स लॉ की। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि जो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी क्लोज लूप के ऊपर, दैट इज म्यू नॉट आई। मींस जहां पे भी करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये था बेसिक जो एम्पियर्स ने बोला था। फिर उन्होंने इस लॉ के तहत बताया था कि जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया कि एक सर्किट लिया और उस सर्किट में इस लॉ को प्रूव करने लगे। तो देखो मैंने दो डायग्राम यहां बनाई हुई है। पहले हम इस फर्स्ट वाली जो सर्किट डायग्राम है उसको देखते हैं। इसमें है क्या, दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसको P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे बैटरी में करंट जो है, बैटरी के थ्रू करंट फ्लो करेगा I, और ये धीरे धीरे इस कैपेसिटर को क्या कर देगा, चार्ज करेगा। मींस ये करंट कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा ये करंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अब मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने दो लूप्स कंसीडर कर लिए, एक C1 और एक C2, और उन्होंने जो एम्पियर्स लॉ था वो दोनों लूप्स में प्रूव करने की कोशिश की। देखो क्या होता है कि जब हम कैपेसिटर की बात करें तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सिंपल सा सर्किट कंसीडर करते हैं। ये हमने क्या किया, दो प्लेट्स ले ली कैपेसिटर की, दिस इज P, दिस इज Q। यहां पे करंट ग्रो करेगा धीरे धीरे तो ये कैपेसिटर चार्ज होने शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लग पड़ेगा, और सिमिलरली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे तो इन दो प्लेट्स के बीच में क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने क्या किया था कि मैग्नेटिक कंपास को लेके आए इन दो प्लेट्स के बीच में। तो जैसे ही आपका ये करंट फ्लो करने लगा तो मैग्नेटिक कंपास ने भी डिफ्लेक्शन शो कर दी। तब उनके दिमाग में आया था कि इन दो कैपेसिटर्स के बीच में क्या होगा, इन दो कैपेसिटर्स के बीच में डेफिनेटली देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्ड वहां पे क्या होना चाहिए, करंट। लेकिन यहां कनेक्टिंग वायर तो है ही नहीं, यहां तो स्पेस है, तो यहां पे कनेक्टिंग वायर नहीं है तो ये आई नहीं हो सकता। यहां पे कोई ऐसा करंट होगा जो इस आई से क्या है, डिफरेंट है। वो उस चीज को ढूंढ रहे थे। तो इसी को प्रूव करने के लिए फिर उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसको हम देखते हैं क्या था। तो ये जो दो लूप्स थी C1 एंड C2, एक जो थी इस वायर के क्रॉस थी और एक विद इन द कैपेसिटर थी। तो अगर हम बात करें सिंपल इस करंट आई की, तो ये करंट आई तो सिर्फ वायर्स में फ्लो करेगा। तो जब ये लॉ लगाया गया हमारा एम्पियर्स लॉ, तो इस लॉ के लिए तो क्या आ गया, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्योंकि यहां पे करंट है तो C1 मतलब अगर आप इसको बड़ा डीपली जाएं तो यहां पे देखें इस पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आप निकाल सकते हैं। तो मतलब ये वाला लॉ जो है वो ये एप्लीकेबल है यहां के लिए। लेकिन C2 लूप अगर हम लेंगे, ये एंड का साइन है, अगर C2 लूप लेंगे तो यहां B वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या आना चाहिए, म्यू नॉट आई। लेकिन यहां आई तो है ही नहीं, दिस इज अ स्पेस विदाउट दिस कंडक्टिंग वायर, तो यहां पे करंट होगा जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब एक जगह C1 के ऊपर ये आया और C2 के ऊपर ये आया। अब इसने क्या किया, C1 और C2 जो इन्होंने क्लोज लूप ली थी ये बिल्कुल साथ ले आए, मींस कि C1 एंड C2 दे ओवरलैप ईच अदर। तो ये एक कप शेप बन गई क्लोज लूप। तो अगर C1 के ऊपर ये वाला लॉ जो था और C2 के ऊपर ये वाला लॉ, तो ये दोनों तो हुए ही नहीं इक्वल, क्योंकि इसमें म्यू नॉट आई है और ये जीरो है। तो इट मींस ये रीजन एक ऐसा रीजन बन गया जो इस लॉ को फेल कर रहा था। एम्पियर सर्किट लॉ मींस C1 के ऊपर और C2 के ऊपर डिफरेंट वैल्यू होगी, तो मींस
C1 ये जो आपका लॉ प्रूव हुआ था, दिस इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई मिसिंग टर्म थी जो इस लॉ को इनकॉन्सिस्टेंट कर रही थी। मींस कि ये C1 और C2 लूप के जो आंसर थे दैट इज नॉट इक्वल। इसी चीज को उन्होंने बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया, इस एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। चलते हैं आगे। तो मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ये कैसे हुआ, मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं। देखो लिखा है चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, मींस सॉरी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी विद इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो रही थी। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी, बिकॉज ऑफ करंट। तो इसका मतलब जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस गिव्स राइज टू द करंट एंड उसी करंट को नाम दिया गया था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आपने याद रखना है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो गिव राइज टू द करंट एंड दिस करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आगे चलते हैं। हुआ क्या, देखो अब डिस्प्लेसमेंट करंट का हमने फार्मूला निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे एक प्लेट ये है कैपेसिटर की, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट ये है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, ये हमने पहले ड्राइव किए हुए हैं, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये जो वैल्यू आएगी सिग्मा की, सिग्मा इज नथिंग, दिस इज Q अपॉन A is the area of cross section of this plates and Q is the charge on this plate of the capacitor। तो आप सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट E। हम A को दूसरी तरफ लेंगे तो ये EA is equals to Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और EA होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दिस इज नथिंग, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहां से फार्मूला मिल गया, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना है करंट, तो वेरी सिंपल, Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा E। हम Q का क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट, दैट इज करंट। तो dq अपॉन dt आ गया एप्सिलॉन नॉट d phi dt। यही जो करंट था इसको बोला गया था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। ओके तो ये आपका जो मिसिंग टर्म थी, मींस जो करंट को जो कैपेसिटर के बीच में लग रहा था कि कौन सा करंट होगा, तो वहां पे हमें मिल गया कि वहां पे कौन सा करंट है, उसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। दो आप उस डिस्प्लेसमेंट करंट को किसी एमीटर या गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये मतलब एक किस्म का क्या बोल सकते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था, माना गया था कि ऐसा होगा, उसका नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब कोई पूछे कि टोटल करंट क्या होगा सर्किट में, दैट इज IC प्लस ID। तो आपको बोला जाए हेंस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट अगर लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, तो दिस इज सिंपल, V वेक्टर डॉट DL वेक्टर ओवर अ क्लोज लूप C, दिस इज म्यू नॉट, और करंट आ जाएगा IC प्लस ID। आप चाहें तो ID की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा V वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। ये अब यहां पे IC जो वर्ड लिख रहा हूं ना, ये कंडक्शन करंट है, ये जो सर्किट में फ्लो कर रहा था, जिसको हम I के साथ डिनोट किया था। तो कहीं I भी लिखा होगा तो आपने उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, दिस इज dt। तो दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आगे चलते हैं। अब इसको प्रूव कैसे करें हम, कि मतलब जो हमने पीछे इनकंसिस्टेंसी बताई जो डायग्राम में, मैं डायग्राम पे जाता हूं, कि जो ये डायग्राम थी यहां पे ये इनकंसिस्टेंसी थी, मींस C1 और C2 के लिए रिजल्ट सेम नहीं आ रहे थे। तो अब अगर मैं देखूं कि C1 और C2 के ये रिजल्ट जो मैंने यहां काटे हैं, क्या ये दोनों इक्वल हुए हैं, तो इसको हम प्रूव करके बताते हैं। जो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट वाली टर्म भरी है उसी को आगे लेते हैं, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमने चलना है। तो देखो
सबसे पहले हम लूप C1 लेते हैं। तो लूप C1 में क्या था, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये एम्पियर्स लॉ है, लिखा है मॉडिफाइड फॉर्म में, तो IC प्लस ID। लेकिन अब यहां पे ID जो है, जो फ्लक्स ही नहीं है, मींस जो वायर है, वायर के आसपास जो मैंने ये लूप चूज की थी, ये करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो विद इन द कैपेसिटर्स है, विद इन द स्पेस ऑफ द कैपेसिटर है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। और ID होता किसके बराबर है, ID होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। तो इसका मतलब ID की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जब यहां पे हम ID की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव v वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर द लूप C1, दिस इज म्यू नॉट IC। और IC जो है मैंने आपको बोला, उसको हम क्या लिख सकते हैं, I। तो एक तो आपके पास आ गया C1 लूप के ऊपर v वेक्टर डॉट dl वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब हम लूप लेते हैं दूसरी, जो C2 लूप थी। तो C2 लूप के ऊपर चलते हैं। तो C2 लूप में क्या था, वही पहले तो हमने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ लिख लिया, यहां IC प्लस ID। अब यहां पे क्या है, जो आपको मैंने बोला कि जो आपका कंडक्शन करंट है वो तो सिर्फ वायर में फ्लो करेगा, स्पेस में नहीं है। यहां जो ये स्पेस है, यहां तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कंडक्शन करंट इज 0, मींस यहां पे आपका जो IC है दैट इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या आपके पास, यू विल हैव C2 B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट ID। और मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको कि ये जो ID है ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू I, मतलब कंडक्शन करंट के बराबर ही है। जो ये I में लिख रहा हूं, यहां पे जब हम I3 पे जाएंगे तो ID भी इक्वल्स टू I आएगा। ये आपको मैं थ्योरेटिकली भी प्रूव करके बताऊंगा और बाद में हम न्यूमेरिकल्स भी लेंगे इसके ऊपर। तो जब ये I के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो दोनों लूप्स के ऊपर v वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर द लूप C1 एंड दिस इज इक्वल्स टू v वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर द लूप C2, दोनों के लिए ये वैल्यू क्या है, दिस इज सेम। ओके, अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो वैल्यू IC और ID की है वो क्या सेम है, मींस जो कंडक्शन करंट है या डिस्प्लेसमेंट करंट है वो सेम है। मींस किरचॉफ का जो ये रूल होता है ना, जो आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है, क्या वो ये सही है कि मींस जितना करंट कैपेसिटर की प्लेट में एंटर हुआ फर्स्ट में, क्या उतना ही करंट कैपेसिटर की प्लेट से बाहर गया। तो अगर वो प्रूव होता है तो इसका मतलब IC इक्वल्स टू ID इक्वल्स टू जो I जो सर्किट में फ्लो कर रहा था वही होगा, उसको हम प्रूव करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम कहां से चलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की बात। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला जो मैंने अभी आपको ड्राइव करके बताया था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt, मींस दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्लियर हो गया ना कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या कर सकती है, वो आपका करंट पैदा कर सकते हैं। मींस जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो उसका सोर्स करंट होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी आ सकती है, जो मैं अभी आपको प्रूव करके बता चुका हूं। अब यहां चलते हैं। तो देखो, व्हाट इज फाई ई, दिस इज फ्लक्स एंड दिस इज नथिंग, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। तो ID किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट डी dt ऑफ व्हाट, E इनटू A। अब A को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, बिकॉज एरिया इज कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है विद टाइम। तो A बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, DE अपॉन dt, दिस इज ID। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है, क्योंकि ये सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे पोटेंशियल भी होगा। तो एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। वो रिलेशन क्या होता है, वो होता है E इक्वल्स टू V अपॉन D। अब क्या है ये D, ये देखो,
ये आपकी प्लेट्स थी कैपेसिटर की, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है तो वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है। आपने एक रिलेशन किया होगा, E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन जो है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो यहां पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है V और डिस्टेंस जो है वो d। तो अब जहां पे हम पिछले रिलेशन में हम E की वैल्यू पुट की जगह पुट कर देंगे V अपॉन डी, तो आपके पास ID किसके बराबर आ जाएगा, दिस कम्स टू एप्सिलॉन नॉट A। एक बार हम पिछला रिलेशन देख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A dE अपॉन dt। तो dE अपॉन dt की जगह हमने पुट कर दिया V अपॉन d। ठीक है, ये d है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो d को मैं बाहर ले लेता हूं बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आपके पास आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d और अंदर के बच गया dv अपॉन dt, दिस इज id। अब ये जो रिलेशन होता है, ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो इस फार्मूले से दी जाती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव id इक्वल्स टू c dv अपॉन dt। तो आप यहां से dv अपॉन dt जो है वो लिख सकते हैं id अपॉन c। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब सिंपल जो आपकी पोटेंशियल और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ जो कैपेसिटेंस, तो v इक्वल्स टू q अपॉन c। ये एक रिलेशन है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एंड चार्ज के बीच में। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विद टाइम। तो dv अपॉन dt किसके बराबर आ जाएगा, dq अपॉन dt, और c क्या है, कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। तो ये भी dv अपॉन dt है और ये भी dv अपॉन dt है, लेकिन यहां पे जो dq अपॉन dt है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इसी को कंडक्शन करंट बोला जाता है। तो मैं इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहूं तो dv अपॉन dt जो होगा दैट इज IC अपॉन C। तो ये दिस इक्वेशन, इसको मैं कोई नंबर दे देता हूं 1 और इसको दे देता हूं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप यहां देख रहे होंगे तो क्या आपको दिख रहा है कि यू विल हैव ID अपॉन C इक्वल्स टू IC अपॉन C। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ID इक्वल्स टू IC, और ये है किरचॉफ्स लॉ। और ये IC क्या था, ये I था जो हमने सर्किट में जो फ्लो करवाया था। तो यहां से देखने पे आपको पता चला होगा कि करंट कोई बना नहीं है, यहां पे जो करंट बाहर था वही जो इसमें एंटर हुआ वही इससे बाहर गया। तो यहां पे जो आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था वो यहां पे अप्लाई हो रहा है। तो हमने अब तक देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, मींस किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो वहां पे अप्लाई होता है। लेकिन अगर हमें इसे न्यूमेरिकली करना हो प्रूफ तो कैसे करेंगे, इसी को करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एनसीईआरटी बुक का ये न्यूमेरिकल है। तो क्या बोला गया है, जो हमें फिगर यहां दी है उसमें दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। ये जो प्लेट है दीज आर सर्कुलर इन नेचर, और हर एक प्लेट का जो रेडियस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। दो प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। और ये जो कैपेसिटर है वो एक सोर्स से, बैटरी से चार्ज हो रहे हैं, वो यहां दिखाई नहीं दी गई है, लेकिन ये बोला गया है कि जो चेंजिंग करंट है वो इक्वल टू 0.15 एम्पियर के बराबर है। मींस जो इस चार्जिंग प्लेट्स को चार्ज कर रहा है कैपेसिटर की, जो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है जिसको कि हम कंडक्शन करंट मानेंगे, वो 0.15 एम्पियर के बराबर है। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कैपेसिटेंस, मींस ये जो कैपेसिटर है इसकी कितनी कैपेसिटेंस है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मींस मैंने आपको बोला ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होंगे तो धीरे धीरे इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वैसे वहां पे पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है वो हमें निकालना है। और फिर हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर जो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करूं वो
0.15 एम्पियर के बराबर आएगा तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द कंडक्शन करंट। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस पूछा है, वी हैव यूज्ड दिस रिलेशन C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है किसी कैपेसिटर के निकालने के लिए। यहाँ जो एरिया है वो सर्कुलर, जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर वो सर्कुलर शेप की है, तो एरिया जो लेंगे हम पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और जो रेडियस है वो कितना दिया है, वो दिया है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो यूनिट्स हैं उनको एक सिस्टम में रखना होता है, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू 10⁻²मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एरिया मिल जाएगा। जो d है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.854 इंटू 10⁻12 यूनिट्स होता है। अब इन वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे तो जो C आएगा दैट इज एरिया 3.14 इंटू 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी इंटू 8.854 इंटू 10⁻12, और जो नीचे आएगा D की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻²। तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज नियरली इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻12 फैरेड। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 पिको फैरेड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। अब नेक्स्ट स्टेप है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो कैसे करेंगे उसको, We have used the relation V equals to Q upon C। हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो करेंगे पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बीच में ये रिलेशन होता है, हमें पता है। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कर दो dV अपॉन dt, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/c। कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, तो हमने चार्ज का कर दिया dq अपॉन dt। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये होता है करंट के बराबर, तो I किसके बराबर आ गया, I अपॉन C इक्वल्स टू dV अपॉन dt। अब I की वैल्यू हमें दी है, जो I की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.15 एम्पियर, और C हमने अभी निकाला है, C की वैल्यू निकाली है 8 पिको फैरेड, मींस 8 इंटू 10⁻12 फैरेड। इसकी वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे तो आपके पास जो आएगा दैट इज 0.15 अपॉन 8 इंटू 10⁻12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल हैव 1.875 इंटू 10⁻10, और जो यूनिट्स आएंगे वोल्ट पर सेकेंड। तो बोलने का मतलब है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल भी मिल गया, dV अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू 1.875 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर सेकेंड, जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड C हियर। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है वो पूछा गया कि वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो दिया जाता है एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt, और phi e की जो वैल्यू होती है दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। और मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने यहां प्रूव करके बताया था कि ID जो है डिस्प्लेसमेंट करंट और जो पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, लेकिन जल्दी से मैं फिर एक बार करता हूं। एप्सिलॉन नॉट d और a मैं कांस्टेंट निकाल लेता हूं, एरिया है, अंदर के बच गया dE अपॉन dt। जो E होता है दैट इज V अपॉन d होता है, उसकी वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a और d अपॉन dt, और वैल्यू क्या आ गई v अपॉन d बाहर आ गया, तो आपके पास क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और साथ में आ गया dv अपॉन dt। ये जो वैल्यू होती है दिस इज द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव, ये मैंने पहले भी इसी वीडियो में आप देखेंगे, एक बार मैं फिर कर रहा हूं, तो आपके पास आएगा C dv अपॉन dt। तो मींस जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका जो फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल आया वो इसके बराबर आया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, C की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो यहां पुट करते हैं। C जो हमने निकाला था वो
पिको फैरेड था, 8 इंटू 10⁻⁻12। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जो निकाला था वो निकाला था हमने, मैं आपको यहाँ बताता हूं, जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी दैट इज 1.875 इंटू 10⁻10। तो इसकी वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, तो 1.875 इंटू 10⁻10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.15 एम्पियर। तो 0.15 एम्पियर। तो यही करंट था जो कैपेसिटर की प्लेट्स को क्या कर रहा था, चार्ज कर रहा था। मींस कि ये जो करंट था ये फ्लो कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन करंट जो इस प्लेट में एंटर हुआ, और यही करंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बाहर गया, और सेकंड प्लेट में जो था यही करंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंटर हुआ, और यही करंट इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन करंट बाहर निकल गया। तो बोलने का मतलब है कि जो हमारा करंट है उसमें फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसका अमाउंट सेम था, 0.15 एम्पियर, 0.15 एम्पियर। तो जो मींस प्लेट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो एग्जिस्ट करता है वो भी सेम है दैट ऑफ कंडक्शन करंट। थैंक यू।